ऑलराइट दोस्तों, तो आज आपको मिलवाने वाले हैं आई एम अहमदाबाद कन्वर्ट करने वाले हमारे टीम के बहुत ही अमेजिंग सदस्य प्रफुल्ल से। प्रफुल्ल इज somebody who hails from बिहार, फ्रॉम अ लैंड जहाँ पे मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, यूपीएससी और इन एग्जाम्स को ज्यादा फोकस करते हैं। उस स्टेट से बिलोंग करते हुए प्रफुल्ल ने किस तरीके से कॉरपोरेट के बारे में सोचा, कहानी कैसी रही और किस तरीके से ये आईएम अहमदाबाद में पहुंचे, वो कहानी लेके आज आप सबके सामने आ गया हूँ। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन टुडे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ मोर एंड मोर पीपल जो कि ऐसे अमेजिंग लोगों के साथ में इंस्पायर होके अपनी कहानी फिर खुद भी लिखें। प्रफुल्ल, वेलकम। कैसा लग रहा है आपको अहम अहमदाबाद कन्वर्ट करने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जिस मोमेंट पे ये न्यूज़ मिला था, आई वॉज क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट एक्साइटेड। इवन personally in the first instant I was not able to believe that okay, I have converted it, because if you go down the line to 2 to 3 years even down the line, I was not even imagining about converting an IIM Ahmedabad. So it is quite transformational. It is not a childhood dream, so it was quite transformational for me, and achieving to the top is something amazing that I was never expected from me. प्रफुल्ल, व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम क्या था आपका? Sir, coming from Bihar, as you said very well, that everyone has a government job dream. I come up from a small agricultural family. Father was मेरे पिताजी जो है सो गवर्नमेंट जॉब में थे, और मेरा सपना था सर एयरफोर्स ज्वाइन करने का। और मैंने इसके लिए शुरू से ही, मैथ फिजिक्स अच्छी थी तो एयरफोर्स ज्वाइन करना आसान था, एनडीए दिया, ऐसे क्लियर भी किया, बट एसएसबी में रिजेक्ट हो गया। मैंने ट्वेल्थ की पढ़ाई भी अपने विलेज से ही की, टेंथ की भी पढ़ाई मैंने अपने विलेज से ही की। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई कोचिंग नहीं लिया, क्योंकि कोचिंग के लिए 5 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता, और मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सेल्फ स्टडी ही कर लेता हूँ, वो मेरे लिए बेहतर है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी थोड़े बहुत थे। ट्वेल्थ के बाद मैंने जेई मेंस दिया एज अ बैकअप। पेरेंट्स का कहना था कि तुम देखना चाह रहे हो, मतलब एयरफोर्स का ड्रीम, उसमें एसएसबी है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मैंने कहा मुझे भी पता था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मैंने जेई मेंस दिया। और मैं पढ़ने में थोड़ा होशियार था, तो वहां मुझे 8,000 के आसपास रैंक मिल गया, जिसके बेसिस पे मुझे एसबीआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला। बट मेरा डिफेंस का ड्रीम खत्म नहीं हुआ, मैंने कोशिश करता रहा, मैंने और एनडीए दिए, फिर मैंने कॉलेज में भी एनसीसी की, क्योंकि मुझे डिफेंस में इंटरेस्ट था। उसके बाद मैंने फिर और काम किया, और उसके बाद मैंने सीडीएस और एफकेट ग्रेजुएशन के बाद भी मैं देता रहा। लेकिन जब भी मैं ये ग्रेजुएशन के बाद जब ये दे रहा था, तब मैंने ऐसा नहीं था कि मैं आइडियल बैठा हुआ था, मैं वर्क कर रहा था कैप जेमिनी में। और ऑलमोस्ट मैंने मोर देन 3.5 ईयर कैप जेमिनी में क्लाउड कंसल्टेंट वर्क भी किया। लेकिन जब एज लिमिट खत्म हो गई, तो समझ में आया कि अच्छा, ये ड्रीम खत्म हो गया है, मुझे डिफेंस में परमानेंट नौकरी तो नहीं मिल सकती है। हम्म। तब मैंने तय किया कि चलो कुछ और एक्सप्लोर करते हैं लाइफ के लिए। तब मैंने जॉब छोड़ी और वापस मैं पढ़ने गया। पढ़ना था तो क्या पढ़ता, तो बिहार में सब लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, तो मैंने भी बुक्स वही उठाई। बट बुक्स पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन भी किसी जगह के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने अपने सारे इंटरव्यूज में भी यही बात बोली कि मैंने पढ़ते पढ़ते रियलाइज किया कि बिना स्ट्रांग बिजनेस के स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और बिहार की बुरी हालत इस वजह से है क्योंकि वहाँ अच्छे बिजनेस इन्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और तब मैंने रियलाइज किया कि ओके, नाउ बेटर देन मूविंग टुवर्ड द यूपीएससी गोल्स, यू शुड मूव टुवर्ड द एमबीए गोल्स एंड ट्राई टू बिल्ड द बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बेटर बिजनेसेस फॉर द फ्यूचर। और वहां से मैंने एमबीए की तरफ, मैं यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया था, बट मैं एमबीए की तरफ मूव किया। वैसे मैंने पढ़े सारे सब्जेक्ट्स यूपीएससी के लिए, अपने नॉलेज बेस को इंक्रीज करने के लिए। उसने मुझे काफी हेल्पफुल भी हुआ, इवन कैट और इंटरव्यूज में। बट मेरा हुआ कि हाँ, मुझे करना है एमबीए, तो मैंने कैट दिया, और अच्छे परसेंटाइल आ गए, क्योंकि मैथ्स हमेशा से अच्छी थी। तो अच्छे परसेंटाइल आ गया, ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल आ गया। तो आई एम अहमदाबाद, कलकत्ता छोड़ के हर जगह से कॉल आया। मैंने इंडिविजुअल इंटरव्यूज दिए, तो अपना बेस्ट करने की कोशिश की, आपको ज्वाइन किया। जहां से मुझे रिसोर्स और हेल्प मिल सकती थी मैंने लेने की कोशिश की, और फाइनली आई डिड इट, एंड इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी। सो प्रफुल्ल, एनडीए का सपना नहीं हुआ लेकिन आईएम अहमदाबाद जाके खुश हैं आप कि एनडीए तो नहीं हो पाया? सर
वो ड्रीम तो 2 2.5 साल पहले खत्म था, लेकिन एंड दैट इज यू आई हैव डिड माई बेस्ट, सो आई डोंट रिग्रेट इट दैट आई हैव बीन नॉट एबल टू कन्वर्ट इट. बट हाँ, आई एम अहमदाबाद इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लर्न व्हाट आई वांट टू लर्न टुडे. I am a pragmatic person. I always look to the future. You tried your best in the past. Now you have to go move towards the future. And if you are working towards it, then you are right about it. एब्सोल्युटली। और कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। वो आपके साथ ट्रू है, बिकॉज अगर मन का होता तो फिर आई एम अहमदाबाद की जर्नी रह जाती, और कहीं ना कहीं ऐसा था कि आई एम अहमदाबाद आपको जाना था, है ना। सो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग बात है प्रफुल्ल। आपकी कहानी में जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गांव से सफर शुरू हुआ, और अभी जैसे आप बता भी रहे थे, काफी डिफिकल्टी होती है रिसोर्सेस मैनेज करना एट एट दैट लेवल, और उस तरीके से उस जगह से उठ के इस लेवल तक पहुंचना कि आप इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली से, हमारी टीम से, हमारे स्टूडेंट्स में लोग ऐसा करते हैं तो बहुत खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि ऐसी खुशी और होती रहे, हर दिन हो, और हर एक स्टूडेंट से हो जाए। तो प्रफुल्ल, और भी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये समझते हैं कि इसके बाद क्या हो, कैसे फिर आपने जब यूपीएससी से एमबीए लिटमस, मतलब उसके बाद आपने एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई शुरू करी, तैयारी आपने शुरू करी, तो क्या किया आपने, मतलब किस तरीके से तैयारी करी, किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया, स्केड्यूल कैसा रखा? मेनली स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपना स्केड्यूल रखें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो किस तरीके से अपना स्केड्यूल और अपनी तैयारी लेके चल सकते। सर, इस चीज के लिए मैं पर्सनली हमेशा से था कि मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली. तो मैंने कैट के लिए भी, एग्जाम के लिए तो कोई कोचिंग नहीं ली. तो अरिहंत की बुक्स थी, और एक टीएम मैक्रो हिल्स पब्लिकेशंस की कुछ बुक आती है, आई थिंक 700 से 800 रुपए में आपको तीनों सेट मिल जाता है ऑनलाइन अमेजन पे. आप उसको मंगा सकते हैं. और अगर कोई मुझसे पूछे तो बिगेस्ट हेल्प था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में, मतलब आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, लैपटॉप खोल के आपको वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और मैंने कम से कम सर नहीं भी बनाए तो 20 ईयर्स के सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस बनाए. और मैंने कोशिश ये की कि अगर कोई सवाल नहीं बना पाया तो मैं आंसर्स देख के भी समझने की कोशिश करता था कि ये किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, कि वो तरीका मुझे आ जाए. और मैंने इस चीज का इस्तेमाल किया. और दूसरा था कि सर, जो इंग्लिश वाला पार्ट था उसमें कि आर्ट की न्यूज़पेपर पढ़ने की मेरी आदत है, आज भी डेली में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. और मुझे आदत है कि मैं आर्टिकल बहुत तेजी से पढ़ के और उसको समराइज करके अपने ब्रेन में रखने का. आई थिंक वो वाला पार्ट मुझे हेल्पफुल रहा मेरे जर्नी में, जो कि मैंने सीडीएस में भी दिए. और वही जो टैलेंट था या फिर जो भी आदत थी मेरी, वो मुझे इंग्लिश में काम आई. इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता हूँ, मेरी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है, बट रीडिंग कम्प्रीहेंशन मेरा बहुत अच्छा है. मैं बहुत तेजी से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के और उनको कम्प्रीहेंड कर लेता हूँ. और सेम मैथ्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए और बुक्स से मदद ली, और यही मेरा स्ट्रेटजी रहा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. कितने घंटे तैयारी करी, कितने ड्यूरेशन के लिए तैयारी किया, वो भी बताओ प्रफुल्ल। सर एक्चुअली मैंने, अगर आप कैट की पूछो तो 3 to 4 मंथ, जो जुलाई में फॉर्म भरने के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए करूंगा, तो मैंने जुलाई में फॉर्म भरी और नवंबर में एग्जाम दिया. यही ड्यूरेशन मेरे कैट के लिए था. नो डाउट मुझे ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अगर आप एनडीए और सीडीएस दे रहे हो तो आप टेक्निकली मैथ्स और इंग्लिश के लिए लगातार थ्रू आउट द हिस्ट्री आपने प्रिपेयर किया कर रखा है. तो आपको बहुत मेहनत कैट स्पेसिफिक के लिए करने की जरूरत नहीं है. कोई भी जो बिहार के बैकग्राउंड से आता है और जिसने अपनी लाइफ में कभी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, आपके लिए एक ऑलवेज ओपन ऑप्शन है कि आप कैट एग्जाम दो. आप वहां क्लियर कर रहे हो तो थोड़ी और मेहनत करके आप यहाँ क्लियर कर लो. जो जितने युवा हैं बिहार के, जितने लोग हैं जो अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लगे हुए हैं, कोई खराब बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में जाना अच्छी बात है। वहां भी आप देश की सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी आप देश की सेवा करते हैं इवेंचुअली, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो एक समय जाके हताश निराश हो जाते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन प्राइवेट की तरफ नहीं जाना चाहते, उनका माइंडसेट है कि नहीं कुछ भी हो जाए प्राइवेट की तरफ नहीं जाएंगे,
एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था कि एक बहुत बड़े कंपनी के जो ओनर थे वो आए, उन्होंने अपनी मदर को बोला कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हूँ, तो उन्होंने बोला कि ये सब क्या बेकार का काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब करने, है ना। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, प्रफुल्ल? सर ये माइंडसेट एकदम सही है एक्चुअली सर। सबसे बड़ा गैप है जो है इंफॉर्मेशन गैप। मैं जिस गांव से आता हूँ आज भी उसमें 70 से 80% लोगों को ये नहीं पता है कि आईएम अहमदाबाद है क्या। लोग मुझसे बस ये पूछ रहे थे, सुना है तुमने कोई एग्जाम निकाला है, कौन सा एग्जाम निकाला है, कहाँ जा रहे हो। और मैं आईएम अहमदाबाद बोलता था तो उनके फेस पे कुछ ब्लैंक होता था कि उनको पता ही नहीं है कि ये जगह क्या है। तो एक बहुत बड़ा इशू इंफॉर्मेशन का भी है कि लोगों को इस बारे में कभी कोई डायरेक्शन किसी ने दिया ही नहीं कि ये भी डायरेक्शन एक कैरियर अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, तुम इसको फॉलो कर सकते हो। वो गवर्नमेंट जॉब की जो ड्रीम है और जो लोकल सोसाइटी में उनको लगता है कि एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लाइफ यहीं पे खत्म है। नो डाउट प्राइवेट जॉब में रिस्क है बट उसके हिसाब से बेनिफिट भी है और एडवेंचर आई थिंक कहीं ज्यादा है प्राइवेट में कंपेरेटिव टू गवर्नमेंट। जितने लोग, तो वो एक इन्वायरमेंट में बदलने की जरूरत है अभी। हाँ नहीं बिल्कुल, जितने लोग सुन रहे हैं और जिनके भी ब्लैंक फेसेस रहते हैं आई एम अहमदाबाद, एक बार आई एम अहमदाबाद का एवरेज जो पैकेज है एनुअल, वो बताना चाहेंगे? सर पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 34.5 एवरेज सीटीसी था। हाईएस्ट पैकेज 1.46 करोड़ था जो कि एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने दिया था। और ऑलमोस्ट 12 से 15 लोग तो आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए ऑलरेडी गए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए 50 एंड अबव भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। तो आई एम अहमदाबाद जाने वाले के लिए एवरेज आप 35 लाख लेके चल सकते हैं। और जो लोग सुन रहे हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 35 लाख की आपको सालाना इनकम मिलती है आई एम लखनऊ से, आई एम अहमदाबाद से, अगर आप ग्रेजुएट करते हैं जहाँ की प्रफुल्ल शर्मा जा रहे हैं। तो प्रफुल्ल, कहानी जब कैट से आगे बढ़ी, रिजल्ट्स भी मिल गया, परसेंटाइल भी आ गया, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे रही, एमबीए लिटमस का सफर कैसा रहा? सर मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो मैंने कैट एग्जाम दिया, जब मैं एग्जाम दिया था तब मैं इतना श्योर नहीं था कि मेरे परसेंटाइल क्या होंगे। तो मैं बैक सीट पे बैठा हुआ था और कुछ वेडिंग्स थी दिसंबर की तो मैं वही अटेंड कर रहा था। गांव में वेडिंग जो है कि कॉमन इवेंट होता है, तो अगर आपके पड़ोस में भी है तो आपको काम करना पड़ता है, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था। जब मुझे रिजल्ट आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे इतना अच्छा रिजल्ट आया, इस पे तो कॉल भी आ सकता है। बट तब तक मैं सर्च कर रहा था कि तब मैं पता करने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन आई थिंक 31st को पहला मेल आया आईएम कोड का कि यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड, कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतने सारे क्वेश्चन जो वो पूछ रहे हैं मैंने तो कभी इनके बारे में सोचा ही नहीं। 5 क्वेश्चन आई थिंक उस फॉर्म में 5 क्वेश्चन के आंसर देने थे आईएम कोड की। और मैंने उन क्वेश्चंस के बारे में कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि अगर कोई मुझसे ये पूछे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। तो वहां उसके बाद 6 जून आई थिंक 6 जनवरी को लखनऊ का मेल आ गया और 8 को अहमदाबाद का मेल आ गया। और इनके भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे। फिर बैंगलोर का भी मेल आया और इनमें एसओपी लिखना था, और मैंने कभी लाइफ में एसओपी लिखा ही नहीं था क्योंकि डिफेंस के प्रिपरेशन के लिए कभी आपको एसओपी लिख के नहीं देना होता है कि हाँ मैं क्यों चाहता हूँ डिफेंस ज्वाइन कर। वो एक आंसर होता है बट कभी कोई स्पेसिफिक एसओपी नहीं होता है, वो भी एमबीए के लिए। और लोगों से मैंने यूट्यूब वीडियो देखे, लोगों ने कहा कि एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट लाइक मेक और ब्रेक होता है। तब मैंने कोशिश शुरू की कि पता करूँ। तो मैंने पता किया तो मुझे एक मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ कैपजेमिनी में काम किया था, जिसने आईएम बैंगलोर से पिछले साल कंप्लीट किया उसने। तो उसने मुझे बताया एमबीए लिटमस के बारे में कि तुम इसके बारे में जाके पता करो, ये बहुत अच्छा है। उसके किसी दोस्त ने उसको बताया था कि काफी फ्रूटफुल रहा था उसके लिए। तो एचआर राउंड के पहले मैंने क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन को जब आंसर कर रहा था तब मैंने बहुत सारी चीजें रियलाइज की कि अच्छा मैंने ये किया है और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज है, मैंने कभी इनको बोस्ट नहीं किया। क्योंकि बिहार में कहते हैं ना कि शो ऑफ कर रहा है, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप ऐसे रहो कि कुछ शो ऑफ ना हो, हम्बल एज रहो। नॉर्मल एज। हाँ जी। ठीक, तो आप, हाँ तो आप काम करते जाते हो बट आप अपने टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते हो कि अच्छा ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, इसका मतलब मेरे अंदर लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स है। मैंने ये किया है इसका मतलब मेरे अंदर ये स्किल्स है। तो ये चीजें मुझे रियलाइज हुई जब मैं आपके साथ था कि मतलब वो आंसर लिख रहा था, मैंने उनको एक इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यू, फिर मैंने डिफाइन किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये मैं ये भी चीजें कर सकता हूँ और एक्चुअली ये चीजें बढ़िया कर सकता हूँ, ये मैं अपने
इनको बोस्ट करके मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की तरफ जा सकता हूँ। तो वो वाला पार्ट था कि जिसने मुझे रियलाइज किया, मुझे और कॉन्फिडेंट कर दिया। टेक्निकली मैंने सिर्फ ये सोचा था कि आप बिजनेस इन्वायरमेंट में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करके कंट्री को ग्रोथ कर सकता हूँ, बट एमबीए के इंटरव्यू प्रिपरेशन ने मुझे श्योर कर दिया कि ये मैं ही कर सकता हूँ। क्या बात है, वाह, बहुत तो बहुत। वो वाला पार्ट बहुत हेल्पफुल था कि मतलब मेंटल, जिसको कहते हैं ना कि आप इंटरव्यू से पहले एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि हाँ ये मैं जो करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए ही बनी, कि मैं यही करने के लिए सही बना हुआ हूँ। तो वो एक पार्ट था जो काफी हेल्पफुल रहा। मॉक इंटरव्यू दिए तो जो थोड़ा सा हेजिटेशन था वो भी कम हुआ। थोड़ा हेजिटेशन स्टिल रहा, पहला इंटरव्यू जो था बैंगलोर का आया, बैंगलोर का 19 फेब को, बट उसके बाद से मैं कॉन्फिडेंट था। और अभी तक तो ऑलमोस्ट जितने मेल आए हैं सब पॉजिटिव कन्वर्ट्स के ही आए हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने सारे इंटरव्यू सही दिए। नहीं, बिल्कुल 100% कन्वर्ट्स आने का मतलब तो बहुत सिंपल है और स्पष्ट है कि आपने बहुत बढ़िया तैयारी करी, और मजा आ गया इस कहानी के अंदर सारे कन्वर्ट। प्रफुल्ल, जितने सारे लोग सुन रहे हैं, आईएम अहमदाबाद को लेके एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि फॉर एग्जांपल कितने स्कोर लेके आया जाए, क्या उसके अंदर हमको स्कोर लेके आना चाहिए। आपका कैसा बैकग्राउंड रहा और क्या स्कोर रहा, एक बार उसके बारे में भी समझ लेते हैं। हाँ सर, एक्चुअली आई थिंक अगर किसी को अहमदाबाद के लिए सेलेक्ट होना है तो मेरा मानना है कि आप अगर बैकग्राउंड आपका 10 12 अच्छा नहीं है तो आपको 99.7 एंड एबव जाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से आते हो। लेकिन आपने टेंथ में अच्छा किया है, जैसे मेरे टेंथ में 95% है। ट्वेल्थ में अगर आपने अच्छा किया है और आपके 96% है जो मेरे हैं, आपने ग्रेजुएशन में भी अच्छा किया है, 8.5 से ज्यादा सीजीपीए है आपके, और आपके पास मोर देन 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ आपको लीवरेज मिल जाता है। वो आपका एक तरह से कहो कि प्लस हो जाता है। तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 99 99.12 पे मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हो तो 98.7 के नीचे तो कभी आप मत सोचो कि उसके नीचे आपको कोई कॉल आने वाली है। एटलीस्ट अहमदाबाद से तो नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्होंने 65% इनिशियल कॉल में वो 65% वेटेज कैट को ही देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। प्रफुल्ल, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है आपको सुनते हुए, बिकॉज आप एकदम इनोसेंस में और अपने पूरे फुल फ्लो में बात कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। और जितने सारे लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन सब लोगों से कहूंगा कि आप भी अपने इनहिबिशंस, इश्यूज, परेशानियों से आगे निकलें और कुछ बड़ा हासिल करें लाइफ में। और प्रफुल्ल, इसके आगे क्या एस्पिरेशन रखते हैं, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में आप? सर एक्चुअली जब मैं बिजनेस इन्वायरमेंट में आया हूँ तो मेरे गोल्स हैं, क्योंकि हर आदमी जो एमबीए करता है कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन रखता है एंटरप्रेन्योर बनने का ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या तो मैं किसी बिजनेस फॉर्म में ओनरशिप रखूं या फिर मैं खुद की बिजनेस ऑन करूं, ये सपना तो सबका होता है। बट हाँ, अभी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए मैं किसी अच्छी कंपनी में काम करना चाहूंगा, वहां से लर्न करूंगा ताकि कुछ सेविंग्स भी हो सके इन इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज के लिए। एट द सेम टाइम मैं कुछ सीख भी सकूं। पहले तो एटलीस्ट अगले 2 साल में हार्ड रिगरस स्टडी, क्योंकि जहां से भी मैंने सुना है और इवन जो नए ग्रुप्स बने हैं आई एम एलुमनीज के, उनका कहना है कि आई एम अहमदाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट रिगरस कॉलेज दैट यू आर गोइंग टू। यहाँ सरप्राइज टेस्ट बहुत होते हैं, करेक्ट। और एटलीस्ट आपके 6 महीने से साल भर तक तुमको एकदम फुर्सत नहीं मिलेगी। और वो लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो तुमको नई चीजें अकाउंटेंसी और ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। and I am ready, I'm mentally ready and getting ready myself ready for those hard labor that I have to put in IIM Ahmedabad। तो वो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट उसके बाद मेरे शॉर्ट टर्म प्लान तो यही है कि सर मैं कुछ सालों के लिए किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूंगा। एज मच एज लाइक, हाँ मेरा ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है, अगर वो कंपनी अच्छा काम कर रही हो और मेरे लाइंस के साथ, गोल्स के साथ अलाइन कर रही हो, तो व्हाई नॉट बी मूव फॉरवर्ड इन दैट लैडर ऑफ द कॉर्पोरेट इटसेल्फ। बिल्कुल प्रफुल्ल, बहुत ही बहुत बढ़िया। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं कैसे कॉरपोरेट में चला जाऊंगा, मैं कैसे आईएम्स में चला जाऊंगा, ये संभव ही नहीं है मेरे लिए। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसा सोच के चल रहे हैं? क्या इंग्लिश ही वर्बल एबिलिटी है? सर इंग्लिश के बारे में मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मेरी इनिशियल एजुकेशन गवर्नमेंट सरस्वती शिशु मंदिर करके एक स्कूल होती है, जिस जो हिंदी मीडियम में पढ़ाया करती है, मेरी उससे हुई है। तो मैंने 3 क्लास उसी से पढ़ा था।
जब मैं फोर्थ में इंग्लिश मीडियम स्कूल में आया था तो मैं 5 अल्फाबेट एक लाइन पे नहीं लिख सकता था। तो मतलब वो जो 2 लाइन की कॉपी होती है उस पे मैं एक अल्फा मतलब एक वर्ड सही से नहीं लिख सकता था, मेरी यही थी। मैं ऑलमोस्ट फेल हुआ हूँ इंग्लिश में 2 बार एट फोर्थ स्टैंडर्ड में, क्योंकि मैं इतने लिख नहीं, मैं जो लिखता था वो कोई टीचर पढ़ नहीं सकता था। तो मेरी इंग्लिश इतनी ही खराब थी। तो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश खराब होती है अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो। बट वही है कि सर मेहनत करनी होती है हमेशा, कि आपको नया नया जब आप आते हो तो आपको फील होता है कि हाँ मैं गलत जगह आ गया हूँ, फिर आप मेहनत करते हो। बाकी लोग जो काम नेचुरल कर सकते हैं आप उसको मेमोराइज करते हो, फिर आपको धीरे धीरे वो समझ में आने लगती है, धीरे धीरे आप और उस पे मेहनत करते हो, अपने आप को रिफाइन करना नहीं छोड़ते हो। क्योंकि अगर आपका कोई गोल है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो तो आप बाकी किसी को एक्सक्यूज दे दो, अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दे सकते। वाह। क्योंकि मैं अगर ये करना है तो मुझे करना है, मतलब अगर मैंने सोचा है कि मुझे 100 मीटर दौड़ का रेस 9 सेकंड में दौड़ना है, या फिर मुझे एक एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए अगर 4 सब्जेक्ट पढ़नी है तो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में मेरा मन ना लगे। और ये बहुत कॉमन है सर, कि ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसका सब सब्जेक्ट में इक्वल इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल सही। बट मैंने फील वही किया है कि बेटर वही लोग करते हैं जो उस सब्जेक्ट जिसमें उनका इंटरेस्ट ना हो उसको भी एज अ चैलेंज लेके करके देखते हैं। क्या बात है। तो आप तो आप अगर इंग्लिश से बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तो मैं भी बिहार से ही आता हूँ, मैंने भी इनिशियल इंग्लिश नहीं शुरू की थी, मैं किसी फैंसी स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, लोकल स्कूल से ही पढ़ा हूँ। हमारे यहाँ भी कोई टीचर इंग्लिश में बात नहीं करता था इनिशियल डेज में। तो नो डाउट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ाई होता था, बाकी समझने के लिए लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, वही हम समझते थे। तो नो डाउट आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा ग्रामर सीखो, क्योंकि आपका एक गोल है जिसके लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा। तो अगर आपका गोल है तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, हम भी पहुंचाएंगे सब लोगों तक जो फॉर एग्जांपल बिहार में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हम भी आईआईएम में जा सकते हैं। उनके लिए बड़ा अमेजिंग एग्जांपल है। थैंक यू प्रफुल पार्टिसिपेट करने के लिए। सो एवरीबॉडी, दिस इज प्रफुल्स जर्नी। प्रफुल has been part of MBA Litmus as well, and we are all proud to announce that Praful is going to IIM अहमदाबाद। कैसी लगी आपको प्रफुल्ल की कहानी, क्या सीखने को मिला? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे सब लोगों के साथ शेयर करिए जो जिन्हें ऐसा लगता है कि परिस्थितियों की वजह से, परेशानियों की वजह से वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए।